नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में आपको बताएंगे क्यों सरकारी खर्चे पर लगाम लगाई गई है। फिर बात होगी पायलट की जो केंद्र पर जमकर बरसे। इसके साथ ही बात होगी आईसीयू की जिसकी लाइफलाइन मुश्किल में है। फिर बात बदमाश टीचर की होगी। वही बात बजरी माफियाओं की भी करेंगे। आखिर में बात होगी शहर शहर हंगामे की। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक्सीडेंट की लाइव तस्वीरें जो श्री गंगानगर से सामने आई है। इस तस्वीर को देखिए। मानकसर फ्लाईओवर पर कैसे एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है और वो फ्लाईओवर पर धड़ाम से गिर जाता है। इस ट्रक में भारी भरकम कंटेनर रखा हुआ था जो सड़क पर गिर जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अचानक से ये ट्रक जो है वो बेकाबू हो जाता है और कंटेनर सड़क पर गिरता है। फ्लाईओवर पर यह हादसा जो है वो सामने आया। यहां से आप देख सकते हैं बैलेंस बिगड़ना जो है वो शुरू हो जाता है इस ट्रक का। श्री गंगानगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और आपको यह भी बता दें कि गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी वाहन जो है वो इसकी चपेट में नहीं आया। दुर्घटना के वक्त दो बाइक सवार बाल बाल बच गए। हादसे से पहले कई किलोमीटर तक सड़क पर ऐसे ही लहराते हुए ये ट्रक चलता रहा। हालांकि इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो यहां अब देखिए ट्रक जो है वो पलटता है। तो कई किलोमीटर तक ऐसे ही लहराते हुए ये ट्रक चलता रहता है और फिर अचानक से इसका बैलेंस जो है वो बिगड़ता है और उसके बाद ये ट्रक बेकाबू होकर पलट जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में भी एक बेकाबू ट्रक ने महिला की जान ले ली। रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ते हुए ट्रक वाहनों से जा भिड़ा। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में दो वाहन आ गए। साथ ही एक महिला भी चपेट में आ गई जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज है। यह हादसा सागर के जरुआ खेड़ा रेलवे फाटक के पास हुआ। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। यहां से ये ट्रक जो है बेकाबू होता है, दो वाहनों को अपनी चपेट में लेता है। फाटक तोड़ते हुए बेकाबू ये ट्रक और एक महिला की जान ले लेता है। तो रफ्तार किस तरीके से कहर बरपाती है वो आपने देखा। वो तस्वीरें मध्य प्रदेश की थी, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये राजस्थान की तस्वीर है। रफ्तार का कहर यहां भी देखने को मिला है और यहां 6 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। दो अलग अलग जगहों पर यह हादसे हुए हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की है जहां एक ट्रेलर की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर जो है वो बीकानेर की है जहां एक ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई और इसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो उदयपुर के गोगुंदा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। ट्रेलर की चपेट में 2 बाइक आ गई और इन दोनों बाइक पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा जो है वो गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ। तो बेहद दर्दनाक यह हादसा। 2 बाइक को अपनी चपेट में एक ट्रक ने लिया जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। तो आपको बता दें कि उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया। लोहारचा गांव के समीप एक ट्रेलर ने 2 बाइक को अपनी चपेट में लेते हुए 4 बाइक सवार लोगों को कुचल दिया जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर बेकरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को मोर्चरी भिजवाया।
उधर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर एक ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जयपुर हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। श्री डूंगरगढ़ के जयपुर हाईवे पर आज सुबह ट्रक और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने दोनों ही शवों को गाड़ी से निकालने का प्रयास किया और निकाला गया। मृतकों में एक पिकअप ड्राइवर सुरेंद्र नाथ आडसर गांव का रहने वाला था और दूसरा अमराराम मेघवाल कुंतासर गांव का रहने वाला था। कोरोना की वजह से कामकाज बंद है और इस वजह से राज्य सरकार के राजस्व में भी भारी कमी आई है। इस कमी की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने गैर जरूरी खर्चों में बड़ी कटौती का फैसला किया है। आइए दिखाते हैं क्या है वो फैसला। कोरोना अपने साथ हजारों मुश्किलें लेकर आया है। उन्हीं मुश्किलों में एक है प्रदेश सरकार के राजस्व में कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। बुधवार को पहले वेतन में कटौती का फैसला किया गया और गुरुवार को कुछ और अहम फैसले लिए गए। एक एक कर बताते हैं क्या हैं वो फैसले। सरकारी यात्राएं कम से कम की जाए। ईएल के बदले नकद भुगतान फिलहाल स्थगित। यथासंभव वीसी के जरिए बैठकों का आयोजन। अधिकारी इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करेंगे। एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में यात्रा पर रोक। राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। नई गाड़ियों और दूसरे उपकरणों की खरीद पर रोक। नए कार्यालयों की स्थापना पर पाबंदी। राजकीय भोज पर प्रतिबंध। ऑनलाइन प्रदर्शनी और वेबिनार पर फोकस। प्रभारी सचिव और विभागाध्यक्ष बने जिम्मेदार। ये वक्त ही ऐसा है कि ऐसे खर्चों में कटौती जरूरी है। लिहाजा सबका कर्तव्य है कि वो अपना फर्ज निभाएं और प्रदेश के विकास में सहभागी बने। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़ी अहम खबर। सीएम गहलोत ने एलडीसी भर्ती मामले को लेकर बैठक ली है। ओबीसी जनरल कोटे के 587 पद कम करने का यह मामला है, जिसको लेकर के वित्त और कार्मिक विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लंबे समय से एलडीसी अभ्यर्थियों की मुहिम जारी है। ओबीसी जनरल के 587 पद कम किए गए, फिर से उसे जोड़ने की मांग की जा रही है। सीएम गहलोत ने आज इस मसले को लेकर रिव्यू मीटिंग की है, समीक्षा की है उन्होंने। तो 587 पद जो कम किए गए हैं ओबीसी और जनरल कोटे के, उसे फिर से जोड़ने की मांग की जा रही है। एलडीसी 2018 भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में उनके लिए रोजगार के नए मौके सामने आने वाले हैं। दरअसल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर पुलिस प्रशासन ने नवंबर में परीक्षा करवाना तय कर दिया है। इसे लेकर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक रखी गई, जिसमें तय किया गया कि 6, 7 और 8 नवंबर तक भर्ती परीक्षा करवाई जा सकती है। तो नवंबर में साल की सबसे बड़ी परीक्षा एक तरीके से कहें तो आयोजित होगी। समिति की रिपोर्ट के बाद डीजीपी ने परीक्षा तिथि का ऐलान किया है। 6, 7 और 8 ये 3 दिन, 8 नवंबर, 6, 7, 8 नवंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी। लंबे समय से इस परीक्षा तिथि के ऐलान का लोग इंतजार कर रहे थे। पुलिस कांस्टेबल के 5438 रिक्त पदों पर यह भर्ती होनी है। 17 लाख से अधिक उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे, वो शामिल होंगे। कोरोना काल में परीक्षा एक बड़ी चुनौती भी होगी। राजस्थान पुलिस की 59 इकाइयों के लिए 5438 पदों पर भर्तियां हैं, जो काफ़ी समय से ड्यू हैं। विज्ञापन जारी होकर आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
17.5 लाख करीब आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। बट चूँकि कुछ इस कोविड महामारी के चलते कुछ व्यवस्थागत समस्याएं थीं, जिन कारण से इसमें देरी हो रही है। अब इसके लिए नवंबर प्रथम सप्ताह 6, 7, 8 तारीख का निर्धारित किया गया है। वहीं एसआई भर्ती 2016 में नियुक्ति का भी रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने 129 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब करीब 330 पदों पर नियुक्ति हो सकेगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज किया है। याचिकाओं में शारीरिक दक्षता में कम मार्क्स देने की बात कही गई थी। वहीं वीडियोग्राफी देखकर पुनः मार्क्स देने की मांग की गई थी। इसका आरपीएससी और सरकार ने विरोध किया था और कहा गया था कि रूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है। इस पर कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीन के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। इसके साथ ही पायलट ने लोगों को कोरोना से बचने की भी नसीहत दी है। राहुल गांधी जी पहले दिन से बोल रहे हैं ना कि चीन के बारे में सरकार का कोई रवैया बहुत पुख्ता नहीं है और लगातार हमारी सीमाओं के अंदर उनकी सैनिक घुस रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, उसका सरकार ना तो पुष्टिकरण करती है ना उसका खंडन करती है। वार्ता भी चल रही है, इतने सैनिक हमारे शहीद हो गए, लगातार घुसपैठ हो रही है, हमारी सीमाओं को लांघा जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार कोई जनता के मन में विश्वास पैदा कर रही है अपने कामों से, ऐसा लगता मुझे नहीं है। आंकड़े जीडीपी के बहुत चौंकाने वाले हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसका जो भविष्य का जो रोड मैप है उसके बारे में ना तो चिंता केंद्र सरकार को और ना कोई ठोस नीति का निर्माण अब तक किया है। मैं समझता हूँ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए और फिर अर्थशास्त्रियों से, टेक्निकल लोगों से बात कर पॉलिटिकल लोगों से सुझाव लेकर केंद्र सरकार को अगले 6-8 महीने के लिए एक पुनर्जीवित करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, इस दिशा में सोचना पड़ेगा। प्रदेश और देश में कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है क्योंकि अभी तक हम पीक पर नहीं पहुंचे हैं। इसलिए सब लोगों को और अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में लोगों ने थोड़ी लापरवाही दिखाई, हम सब लोगों ने, इसलिए सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। चाहे हाथ धोने की बात हो, चाहे डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो। सरकार कानून बना सकती है, सरकार दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन पब्लिक को, जनता को मानना पड़ेगा। हम सब लोगों को, खासकर जो लोग एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को और एहतियात बरतने चाहिए। अगर आप जयपुर के बाशिंदे हैं और आपने यूडी टैक्स नहीं चुकाया है तो संभल जाइए, क्योंकि अब लठैत वसूलेंगे सरकारी टैक्स। जी हां, नगर निगम ने टैक्स वसूली का ठेका एक निजी एजेंसी को दे दिया है। लठैत वसूलेंगे सरकारी टैक्स, कर्मचारी नहीं बाउंसर वसूलेंगे यूडी टैक्स। नगर निगम ने दिया टैक्स वसूली का ठेका। स्पैरो सॉफ्टटेक एजेंसी वसूलेगी टैक्स। अब सरकारी टैक्स की वसूली लठैत करेंगे, निजी कंपनी के बाउंसर वसूलेंगे यूडी टैक्स। जी हां, जयपुर में यूडी टैक्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगे होर्डिंग की टैक्स वसूली अब नगर निगम के कर्मचारी नहीं करेंगे, बल्कि नगर निगम ने टैक्स का वसूली ठेका स्पैरो सॉफ्टटेक नाम की निजी कंपनी को दे दिया है। लेकिन वसूली वाले फैसले का विरोध खुद नगर निगम के कर्मचारी ही कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के बाद बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। इसे लेकर निवर्तमान डिप्टी मेयर ने नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। नगर निगम में जो यूडी टैक्स को इकट्ठा करने का जिम्मा एक निजी फर्म को दिया गया है, लगता है कि किसी को उपकृत करने के लिए काम किया गया है। जब नगर निगम में इस समय वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, तो इतना बड़ा निर्णय अफसरों के भरोसे करना, ये कहीं न कहीं मिली भगत का खेल ये दर्शाता है। दुर्भाग्य है इस समय जयपुर शहर का कि सरकार ने समय पर निगम के चुनाव नहीं कराए और शहर के विकास की रफ्तार को वही थाम दिया है। इस फैसले को लेकर यूडीएच के सचिव का कहना है कि टैक्स वसूली के लिए ठेके की मंजूरी का फैसला निगम के बोर्ड ने किया था। मैं देख लेता हूँ, बीच में बात आई थी, बोर्ड ने अप्रूव किया, बात आई थी, देख लेते हैं इसमें। क्योंकि यूडी टैक्स में हमारी कई ऐसे सर्वे हैं, प्रॉपर्टी है जो अभी अनसर्वेड है कि 2005-6 का सर्वे उसको अपडेट कर रहे हैं और जगह भी कर रहे हैं इसी तरह का।
डेट है, जिससे कि यूडी डिमांड इतनी बढ़ रही है, काम इतने बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ रही है, और जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो टैक्स वसूली के लिए निजी कंपनी को ठेका देने पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी को 80 करोड़ रुपए टैक्स वसूली करने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम प्रशासन ने 81 करोड़ टैक्स की वसूली खुद कर ली थी। इतना ही नहीं, टैक्स वसूली का ठेका देने से निगम की राजस्व शाखा के अधिकारियों के पास कोई खास काम भी नहीं बचेगा, जबकि उनके वेतन पर मोटी रकम खर्च होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बदमाश टीचर की करतूत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में उनके लिए रोजगार के नए मौके मिलने वाले हैं। दरअसल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर पुलिस प्रशासन ने नवंबर में परीक्षा करवाना तय कर दिया है। इसे लेकर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि 6, 7 और 8 नवंबर को भर्ती परीक्षा होगी। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरीके से देखा जाए तो प्रदेश के बेरोजगारों के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा का, उनके लिए गुड न्यूज आज आई है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल से ही इस परीक्षा की कवायद की जा रही थी और इस साल के शुरुआत में मई में ये परीक्षा जो है वो प्रस्तावित थी, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का संकट चल रहा था, इस लिहाज से परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई थी। लेकिन 5,438 पदों के लिए 17.5 लाख लोगों ने जो है वो आवेदन किया है और इतने ही लोग जो है वो काफी समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। इस लिहाज से अब ये परीक्षा जो है नवंबर में जो आयोजित हो रही है और ये परीक्षा पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो इतने सारे अभ्यर्थी, इसके अलावा नकल, पेपर आउट और कोरोना, इन 3 संकटों से जूझते हुए पुलिस मुख्यालय को ये परीक्षा आयोजित करनी है। लेकिन पुलिस मुख्यालय द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कोरोना से लेकर तमाम तैयारियों को लेकर आज बैठक भी हुई है। कुछ निर्देश भी जो है वो दिए गए हैं और आने वाले समय में विद्यार्थियों को, जो अभ्यर्थी हैं, उनको जो है वो इन तमाम सावधानियों को लेकर जानकारी दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उच्च शिक्षा के 6 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। फाइनल ईयर की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, ऑफलाइन होगी परीक्षा। राज्य सरकार ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के तैयारी शुरू कर दी। एक तरीके से सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर से ये परीक्षाएं हो सकती हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं करानी होंगी। इसके बाद राज्य सरकार ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम ने भी इस मसले पर विभागों से चर्चा की है और कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। महेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी है? 25 तारीख से परीक्षाएं होंगी, ये कंफर्म है या थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा डेट आने को लेकर? देखिए, बिल्कुल डेट तो विश्वविद्यालय तय करेंगे, टाइम टेबल उनकी तरफ से जारी होगा, लेकिन जो जानकारी पहले सूत्रों के मुताबिक मिल रही थी वो अब विभाग की ओर से कंफर्म है और आदेश इस संबंध में जारी हो गया है तमाम 14 विश्वविद्यालयों को और जो बाकी के जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनको यहाँ पर एक आदेश जारी करके उच्च शिक्षा विभाग ने ये साफ कर दिया है कि जिन अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के राज्य में विद्यार्थियों के समक्ष संशय की स्थिति बनी हुई थी, अब वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद में अब सितंबर के तीसरे सप्ताह में ये जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। जो भी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो यहाँ संपन्न कराई जाएगी और 30 तारीख से पहले अगर संभव नहीं होती है तो कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक किस तरह से परीक्षा की अवधि जो है वो बढ़ाई जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए यूजीसी को आवेदन भी किया जा सकता है। इस आदेश में ये साफ तौर पर कहा गया है क्योंकि कोविड-19 के चलते मार्च और अप्रैल माह में ये परीक्षाएं हो रही थी और 6.5 लाख विद्यार्थी जो कि फाइनल ईयर में यूजी और पीजी में
जो बैठे थे और इन बाकी की जो एग्जाम उनकी रह गई थी वो परीक्षाएं अब सितंबर के तीसरे सप्ताह में नियत कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां कर दी है। विश्वविद्यालय पहले से ही इस परीक्षाओं की तैयारियां कर चुके थे और अब ये पूरी तरह से हरी झंडी परीक्षाओं को मिल गई है। तो जो विद्यार्थियों की कंफ्यूजन थी वो आज यहाँ पर दूर हो गई है और उन्हें अब परीक्षाओं के लिए यहाँ पर अपनी तैयारियों में जुट जाना होगा। और कोविड-19 के चलते हुए जिस तरह से खास एहतियात बरतने होंगे विश्वविद्यालयों को, जिस तरह से जेईई की परीक्षाओं में अभी हाल ही में देखने को मिला है, तो वही तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालना यहाँ पर उन्हें करनी होगी और विद्यार्थियों में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रह सके और कोरोना से किस तरह का उनका बचाव हो सके, इन चीजों को खासतौर पर ध्यान रखने के दिशा निर्देश जो है वो भी उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। तो फिलहाल सबसे बड़ी और इस वक्त की जो अहम खबर यही है कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में जो तमाम हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो पहले से ही प्रमोट हो चुके हैं और केवल फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बिल्कुल महेश, तो देखिए ऊहापोह की जो स्थिति थी वो तो तभी खत्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसके बाद अब इंतजार था कि कब डेट आएंगे और किस तरीके से स्केड्यूल होगा। इन सभी चीजों का अब इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात शहर शहर संग्राम की।